औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ MCQs पैकेज आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स के पास पेपर्स के MCQs का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिजिक्स के जो मैंने MCQs का पैकेज बनाया था, वीडियो बनाई थी, वो आपने देख ली होगी और उन MCQs को अच्छा प्रिपेयर कर लिया होगा। और आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। याद रहे बेटे, आपकी किताब में 10 चैप्टर्स हैं और मेरी कोशिश है कि एग्ज़ाम से पहले मैं इन तमाम चैप्टर्स के जो पास पेपर के MCQs हैं वो आपके सामने लेकर आ जाऊँ, ताकि आपका मैक्सिमम टाइम बचे और आप कम टाइम में एक अच्छी तैयारी कर सकें अपने MCQs के पोर्शन की। तो याद रहे बेटे, एक एक नंबर गोल्ड है आपके लिए। और जो 2022 में पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से 33 MCQs सेक्शन ए में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा इनको वक्त अभी दे देंगे उतना ही आपका टाइम बिल्कुल लेस कर देंगे एग्ज़ाम में। और याद रहे कि इस साल जो आपको MCQs के ऑप्शंस अपने लगाने हैं करेक्ट, वो आपको एक OMR शीट दी जाएगी। उस शीट के ऊपर आपको 4 में से जो एक ऑप्शन करेक्ट होगा उसको सर्कल करना होगा। तो ये भी ख्याल रखिए कि MCQs इस साल बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। 33 मार्क्स आपको एक कैरियर को एक अच्छी परसेंटेज से बूस्ट करवा सकते हैं। तो आई होप कि आप इन तमाम नज़रों को, इन तमाम मामलात को देखते हुए अपनी फोकस एग्ज़ाम पे रखते हुए और जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, आप एग्ज़ाम के नज़दीक होते जा रहे हैं, तो अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होंगे। बहुत कम वक्त रह गया है आपके एग्ज़ाम में। तो लेट्स डू एन एफर्ट टू कवर मैक्सिमम MCQs। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो ये बेटा, जो पहला MCQ इस पैकेज का आ रहा है ये आपके सामने एग्ज़ाम में आ चुका है। आइए इसको देखते हैं कि ये रिलेटेड है वेक्टर प्रोडक्ट से। यानी आपको यूनिट वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट अपने थ्योरी में निकाले हैं। I, J और K को अगर हम क्रॉस करेंगे, यानी वेक्टर प्रोडक्ट के तरीके मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनके आंसर्स आपको याद रखने होंगे। जैसे आप देखिए, पहला MCQ में यहाँ पर वेक्टर A दिया हुआ है AI, वेक्टर B दिया हुआ है BJ, और आपसे कहा जा रहा है कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा। क्या इन दोनों को क्रॉस करवाएं, इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालें तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए बेटे मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए सबसे पहले दो वेक्टर्स जो A और B में दिए हुए हैं उनके क्रॉस डालकर उनको लिखा। तो पहले वेक्टर A आ रहा है तो उसका AI यहाँ लिख दिया क्रॉस, फिर वेक्टर B आ रहा है तो उसका BJ यहाँ लिख दिया। A और B जो आप देख रहे हैं ये स्केलर्स हैं, जबकि I और J क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो हम A और B को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल जबरा के तहत, AB बाहर आ जाएगा और I क्रॉस J ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट जो यूनिट वेक्टर्स निकाले जाते हैं उसमें न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने फॉर्मूला बार बार यूज़ करा है कि I क्रॉस J K के बराबर होता है। ये आप याद रख लें कि अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे I से J की जानिब तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, K। तो इट मीन्स I क्रॉस J किसके इक्वल है, K के इक्वल है। और यूँ AB K हेड, ये आपका पहला ही ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट है। तो आई होप ये MCQ क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई जा रही है वेक्टर प्रोडक्ट की। आप इसको बार बार दोहराइए ताकि ये पक्का हो जाए कि I क्रॉस J K के बराबर है। हाँ, अगर उल्टा होता कि J क्रॉस I आ जाता तो माइनस K के इक्वल होता। तो इस बात का ख्याल रखिए। आइए बढ़ते हैं आगे। तो आई बेटा इस पैकेज को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड MCQ नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पर कह रहे हैं आपसे कि दो फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं किसी ऑब्जेक्ट पर और ये आपस में एंगल बना रही हैं। सवाल ये है कि बताइए नीचे दिए हुए 4 एंगल्स में से कौन सा एंगल लिया जाए जिन पर उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो सबसे कम आए। यानी हमें पिक करना है वो एंगल जिस पर इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट सबसे कम वैल्यू देगा। तो वो एंगल आपको पिक करना है सवाल में। तो इसके लिए हम यहाँ पर सहारा लेंगे लॉ ऑफ कोसाइन का। ये आपने थ्योरी में पढ़ा है, न्यूमेरिकल में देखा है लॉ ऑफ कोसाइन कि F = √f1² + f2² + 2f1 f2 cos थीटा।
तो इस फॉर्मूले में हम ये चारों एंगल अगर रख के चेक करें तो आप देख सकते हैं एंगल के साथ कॉस लगा हुआ है। तो अगर हम cos 0 लेंगे तो cos 0 का आंसर क्या होता है 1। तो इस सूरत में ये 2f1 f2 वाली वैल्यू पीछे जाके ऐड हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम 45 लेंगे तो cos 45 होता है 0.707। तो ये वैल्यू भी जाके पीछे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर के सम को मजीद बढ़ा देगी। जबकि तीसरा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है 0। उस सूरत में ये जो लास्ट टर्म है ख़त्म हो जाएगी, खाली f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर रह जाएंगे। लेकिन जो आखिरी ऑप्शन है 180 डिग्री, ये cos 180 डिग्री होता है -1। तो पता चला कि इन दो स्क्वायर्स के सम में से आगे वाली वैल्यू क्या होगी, बाद में माइनस होगी। तो ये इनके सम को छोटा कर देगी। तो बात सीधी सी हो गई कि 180 डिग्री वो एंगल है इन चारों में से जिस पर रिजल्टेंट क्या आएगा, सबसे कम आएगा। तो आई होप ये ब्लैंक क्लियर हो गई कि इसका आंसर क्या आएगा 180 डिग्री। अब इसको आराम से दोहराइए, हम चलते हैं आगे। बेटे अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, नंबर 3 पेपर में आ चुका है, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है वेक्टर से, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप सवाल को पढ़ें तो यहाँ दो वेक्टर्स अपने कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, आई जे की फॉर्म में दिए हुए हैं, और हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्ट करते क्राइटेरिया ये होता है कि आई वाला आई में से माइनस होगा, जे वाला जे में से, के वाला के में से। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें वेक्टर ए और बी को देखें तो ए में आई और जे आ रहा है और बी में सिर्फ के आ रहा है। तो इट मीन्स आपस में सब्ट्रैक्शन बिल्कुल बस तरतीब से लिख दिया जाएगा। यहाँ आई है तो यहाँ आई नहीं है, यहाँ जे है तो यहाँ जे नहीं है, यहाँ के है तो यहाँ के नहीं है। तो बस ए पहले आ रहा है तो वेक्टर ए के वैल्यूज पहले आ गई, 5a प्लस जे माइनस साइन आया, फिर वेक्टर बी आ रहा है तो 2k। तो इट मीन्स आपका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि पहला वेक्टर ए ऐसे ही माइनस साइन, फिर वेक्टर बी। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आराम से आप देखिए, हम चलते हैं आगे। थोड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में याद रहे तमाम एमसीक्यूज जो हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर में आ चुके हैं, तो दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिव देम टाइम, प्रिपेयर देम। ये मैंने कोशिश करी कि जो आपके सामने पैकेज तैयार किया है ये 2021 से लेकर आई थिंक 1996 94 तक मैंने सर्चिंग करी है पेपर्स की, और उसके बाद ये एमसीक्यूज आपके लिए बनाए हैं। तो ये पैकेज आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा देगा। आप आराम से इसको देखिए और इन तमाम एमसीक्यूज को बिल्कुल रेडी कर लीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। तो आए इस तरफ आते हैं। वेक्टर ए दिया हुआ है हमें, उसकी मैग्नीट्यूड है 15 यूनिट्स, और अब से कहा जा रहा है कि ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस से 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। आप इस एंगल को यूज़ करके बताइए कि इसके वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड क्या आएगी। यानी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड दी हुई है, वेक्टर ए का एंगल दिया हुआ है, और ए वाई की मैग्नीट्यूड मांगी जा रही है। तो जैसे कि आपने पढ़ा है टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का कि हर वेक्टर के दो कंपोनेंट बन सकते हैं। एक्स के लॉन्ग वाला ए एक्स होता है, वाई वाला ए वाई होता है। और आपको याद होगा ए वाई को हम लोग ए साइन थीटा से शो करते हैं। तो मैंने ये बात यहाँ लिख दी कि वाई कंपोनेंट वेक्टर ए का क्या होगा, ए वाई होगा, और उसको ए साइन थीटा से शो किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमें वाई कंपोनेंट मांगा जा रहा है तो हम राइट साइड पे जाएंगे, ए की मैग्नीट्यूड गिवन 15 रख देंगे और एंगल रख देंगे 50 डिग्री। साइन 50 निकाला जाएगा, ये आप निकालेंगे कैलकुलेटर से तो 0.766 आएगा, 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 11.5 ये आंसर आ रहा है, और ये थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इट मीन्स ए वाई का आंसर आ गया 11.5 यूनिट। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यही सवाल पेपर में एक्स कंपोनेंट के लिए भी आ सकता है। तो अगर एक्स के लिए आया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। बस इस बात को याद रखें, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाएगा, उससे हम एक्स निकाल लेंगे। अभी ए वाई मांगा तो ए वाई निकाल दिया। आई होप ये ब्लैंक क्लियर हो गई होगी। पेपर में आपने सोल्यूशन शो नहीं करना है, बस करेक्ट आंसर पिक करना है। लेकिन ये समझ से करेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज आसान हो जाएंगे। बेटा अगला एमसीक्यू आ रहा है, दोबारा रिलेटेड है वही यूनिट वेक्टर्स के डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से। जैसे कि आप सवाल में यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यहाँ दिया हुआ है के डॉट आई सॉरी जे क्रॉस आई, कि के डॉट जे क्रॉस आई का आंसर
मांगा जा रहा है। तो बेटा यहाँ पर पहले क्या काम करेंगे कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कि जे क्रॉस आई का आंसर निकालेंगे। तो एज यू नो कि हम यहाँ पर फॉर्मूला देख चुके हैं कि जे क्रॉस आई माइनस के बराबर है। याद रहे क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो आई क्रॉस जे के आता है, लेकिन अगर एंटी क्लॉक जाएंगे तो जे क्रॉस आई क्या आएगा, माइनस के आएगा। इट मीन्स जो अंदर ब्रैकेट में जे क्रॉस आई लिखा है उसको हटाया जाएगा, वहां क्या रख देंगे माइनस का के। बाहर एक के पहले चल रहा है, अब के डॉट माइनस के, तो माइनस साइन हट जाएगी और सेम का डॉट आपका 1 आता है। देखिए अब ये रहा के डॉट के किसके इक्वल है 1 के। इट मीन्स के डॉट के तो 1 आ गया, माइनस इन बाहर लिखी रही, तो इट मीन्स के डॉट जे क्रॉस आई का आंसर क्या आएगा -1। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये इसको आराम से दोबारा पक्का कर लें कि आई जे के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं रेक्टेंगुलर, और इनको डॉट और क्रॉस जब अप्लाई होगा तो बिल्कुल क्लियर माइंड में होना चाहिए कि जे क्रॉस आई आएगा तो माइनस के है, आई क्रॉस जे जाएगा तो के है प्लस का। याद रखें, आगे बढ़ जाते हैं। बेटे अगला सवाल आपके सामने आ गया और ये पास्ट ईयर में बहुत बार आ चुका है, जो एमसीक्यू भी हम देख रहे हैं। तो आइए इसको बिल्कुल फ्रेशली और क्लियरली समझ लेते हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात की जा रही है, उनकी मैग्नीट्यूड्स गिवन है 4 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स, उनको ऐड किया गया, उनका रिजल्टेंट हमसे मांगा जा रहा है कि बताइए अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर 90 के एंगल पर एक्ट कर रहे हों तो उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या आएगी। तो जैसा कि आपने टॉपिक पढ़ा है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, तो वहाँ आपने मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला बनाया था, उससे भी ये सवाल हो सकता है, और ये सवाल लॉ ऑफ कोसाइन से भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और आपसे उसके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मांगी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन डायरेक्ट यूज करें। तो F1 4 दिया हुआ है प्लस F2 हमें 3 दिया हुआ है और आगे एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। तो सबकी वैल्यू जाके हमने फॉर्मूले में रखी, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और आगे cos 90 0 होगा, जो बाद में सबको 0 कर देगा। 16 प्लस 9 क्या होगा 25 और इसका रूट क्या आ गया 5 यूनिट्स। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि अगर ये दो वेक्टर 90 के एंगल बैक करेंगे तो रिजल्टेंट का क्या आएगा 5 यूनिट आएगा। आप इसको आराम से बार बार कंप्लीट कीजिए ताकि एग्जाम में अगर ये आता है तो ये आपका गलत ना हो। आइए बढ़ जाते हैं आगे। तो बड़ा एक बार फिर क्वेश्चन रिलेटेड है यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट से, तो बहुत इजी हो गया है, अभी आपके समझ में आने लगा है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि यहाँ दो ब्रैकेट्स दे दिए गए हैं, तो ब्रैकेट्स को बार बार सॉल्व करेंगे, बाद में जिनके आंसर आएंगे उनका लेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे ब्रैकेट में लिखा हुआ आई क्रॉस जे, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्लॉकवाइज जाते हैं तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो इट मीन्स आई क्रॉस जे की जगह पे क्या लिखा है के, जबकि जे क्रॉस आई यहाँ देख सकते हैं आप ये माइनस के बराबर है क्योंकि अब एंटी क्लॉक चले गए हैं। तो पहले को हटा के प्लस के लिखा जाएगा और दूसरे को हटा के माइनस के लिखा जाएगा, माइनस साइन बाहर आएगा और के डॉट के आपने पढ़ा ही है कि 1 के बराबर है। तो इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा -1। तो बहुत आसान एमसीक्यू है, आप ब्रैकेट्स पे ध्यान दें और अपने इस ऑर्डर पे ध्यान दें कि कौन पहले आ रहा है। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो तीसरा वाला प्लस में मिलेगा और एंटी क्लॉक जाए तीसरा वाला माइनस में मिलेगा। तो आई होप ये ब्लैंक क्लियर होगी कि फर्स्ट ऑप्शन -1 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा अगले सवाल पर आ गए हैं। एफ और डी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर गिवन हैं और वर्क डन की वैल्यू मांगी जा रही है। तो बहुत ही सिंपल है, एज यू नो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम दोनों का क्या लेंगे, डॉट लेंगे, एफ डॉट डी करेंगे तो वर्क मिलेगा। और अब यहाँ पर एफ हमें दिया हुआ है 3i, एफ गिवन है 3i, ये देख सकते हैं आप। तो एफ को 3i रख दिया डॉट, और डी हमें दिया हुआ 6j, तो डी को 6j लिख दिया, उनका डॉट लिया जा रहा है। तो 3 6 18, जबकि आई डॉट जे, तो आप पीछे देख सकते हैं कि डिफरेंट का डॉट हमेशा 0 आता है। तो आई डॉट जे का आंसर क्या आएगा 0, 18 0 0। अच्छा 0 क्यों आता है, इसके पीछे एक लॉजिक है। अभी आप खैर अगर इसको वैसे भी याद कर लें तो बेहतर होगा कि डॉट में ए डॉट भी को ए भी कॉस थीटा लगता है, और अगर आई और जे डिफरेंट है तो इनका एंगल 90 बनता है, और कॉस 90 क्या होता है 0, इसलिए डिफरेंट का डॉट हमेशा क्या आएगा 0। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि 0 वर्क डन बनेगा इस क्वेश्चन में।
आप इसको आराम से दोहराइए। तो बड़ा अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है कि यहाँ पर डेफिनेशन पूछी जा रही है कि एक ऐसा वेक्टर जिसको हम डिस्प्लेस कर सकें पैरेलल टू इटसेल्फ एंड इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट, यानी जिसको डिस्प्लेस किया जा सके उस वेक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसको आप डिस्प्लेस कर दें, बस ये ख्याल रखें कि पैरेलल रहे, लेंथ चेंज ना हो, तो ये वेक्टर कहलाता है फ्री वेक्टर। तो इसलिए इस ब्लैंक का आंसर क्या आएगा? फ्री वेक्टर। यानी हर वो वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट ना हो फ्री वेक्टर हो सकता है, कि बस वो पैरेलल रहे तो तमाम डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस किया जा सके, तो ये कहलाएगा फ्री वेक्टर। तो डेफिनेशन है, इसको याद रखें। हम चलते हैं आगे। तो बेटा आगे बढ़ जाते हैं, और ये एमसीक्यू एग्जाम में बहुत बहुत बार आ चुका है कि अगर किसी वेक्टर को उसकी अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो रिटर्न में जो आंसर आएगा वो वेक्टर क्या कहलाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल्स में आपने काम करा है कि अगर किसी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ भी है, और फिर उस वेक्टर को अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो मिलता है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यानी इस ब्लैंक में आंसर क्या आएगा? यूनिट वेक्टर आएगा। आप दोबारा पढ़ लीजिए, अगर वेक्टर को डिवाइड किया जाए उसकी अपनी मैग्नीट्यूड से तो रिलेटिव वेक्टर कहलाएगा यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर खुद अपनी मैग्नीट्यूड उसकी 1 होती है और ये किसी और वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके यूनिट वेक्टर क्या होंगे? सेम होंगे। तो आराम से इसको दोहराइए। हम चलते हैं आगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो बेटा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पास्ट ईयर में मैंने सर्च किया है, कई बार मुझे दिखाई दिया है, ये आपके सामने आ गया है कि अगर दो वेक्टर ए और बी ऐसे हों कि उनके वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर भी 0 आ रहा हो और डॉट प्रोडक्ट का आंसर भी 0 आ रहा हो, और वेक्टर ए भी नल वेक्टर ना हो, तो वेक्टर बी जो दूसरा वेक्टर है उसके बारे में आपकी क्या राय है कि वेक्टर बी कैसा होगा? सवाल को समझिए कि ए क्रॉस बी भी 0 है, ए डॉट बी भी 0 है, तो ये एंगल से तो मुमकिन नहीं है। जरा इसको आराम से देखते हैं। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा, जबकि ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। तो हम अब इन दोनों फॉर्मूले में रखते चलते हैं आगे कि अगर ए क्रॉस बी ने 0 होना है जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें एंगल की जगह 0 होगा तो एंगल क्या लिया जाएगा? 0 डिग्री। तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। तो अगर एंगल 0 डिग्री बनता है तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा, मगर ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? ए बी कॉस थीटा, और कॉस 0 क्या होता है? 1। यानी अगर यहाँ पर आपके जो वेक्टर्स दिए हुए हैं इनके दरमियान जी एंगल 0 डिग्री लिया जाता है तो उससे ए क्रॉस बी तो 0 हो सकता है, मगर ए डॉट बी कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है? 1। तो यूं ए क्रॉस बी और ए डॉट बी यहाँ पर थीटा के 0 होने की वजह से 0 नहीं है। ऐसी अगला चांस क्या है कि थीटा 90 ले लें। 90 लेंगे तो उससे क्या होगा कि ए डॉट बी में जब हम वर्कआउट करेंगे तो cos 90 क्या होता है? 0। तो 90 लेने से cos 90 0 है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0। मगर ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, और साइन 90 क्या होता है? 1। तो इट मीन्स ये बात अब एंगल से आगे जा चुकी है कि ना एंगल 0 पर ये ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दोनों सेम 0 होंगे, और ना एंगल 90 पर ही दोनों सेम 0 होंगे। लाजमी कोई एक वैल्यू क्या आ रही होगी? नॉन 0, क्योंकि जब साइन 90 है तो 1 है, लेकिन कॉस 90 है तो वो 0 है। तो आई होप बात समझ गए होंगे कि ए क्रॉस बी अगर 0 आ रहा है तो इसमें 3 चांसेस हैं कि या तो ए नल वेक्टर हो, या बी नल वेक्टर हो, या फिर एंगल इसका 0 डिग्री हो। जब ए डॉट बी 0 आ रहा है तो इसमें भी 3 चांसेस ए नल वेक्टर हो, बी नल वेक्टर हो, या फिर एंगल 90 डिग्री हो। तो एंगल वाली बात की वजह से ये 0 नहीं हो रहा है, बल्कि अब या तो ए नल वेक्टर है या बी नल वेक्टर है या दोनों नल वेक्टर है। तो उन्होंने मना कर दिया है सवाल में कि ए नल वेक्टर नहीं है, तो इट मीन्स ये ऑप्शन यही करेक्ट होगा कि वेक्टर बी होगा नल वेक्टर।
जिसको हम ज़ीरो भी कह सकते हैं कि वेक्टर बी नल वेक्टर है, जिसकी वजह से ए डॉट बी भी ज़ीरो आ रहा है और एक ए क्रॉस बी भी ज़ीरो आ रहा है। तो आई होप ब्लैंक क्लियर हो गई। वेक्टर बी क्या आएगा, ज़ीरो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो एक बार फिर वही एमसीक्यू आ गया है जो हम पहले कर आए हैं कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आई क्रॉस जे। तो एज यू नो आई क्रॉस जे का आंसर क्या है, के, क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं और के डॉट के क्या होगा, 1। इट मीन्स का आंसर क्या आ गया है, 1। अब इसको आराम से देखिए, यही करके भी दिखा दिया कि आई क्रॉस जे के है और फिर बाद में के डॉट के क्या हो जाएगा, 1। तो बेटा अगले एमसीक्यू पर आ गए हैं और ये भी पास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है और इसको आराम से समझिएगा कि यहाँ पर उन्होंने रिलेशन दिया हुआ है कि a प्लस बी की मैग्नीट्यूड का आंसर इक्वल आ रहा है a माइनस बी की मैग्नीट्यूड के। यानी आपको अगर याद हो कि थ्योरी में हमने लॉ ऑफ कोसाइन देखा था, न्यूमेरिकल में भी लगाया था, तो प्लस वाला भी होता है और माइनस वाला भी होता है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन प्लस माइनस दोनों को लगे हैं, लेकिन वो आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम। तो सवाल ये है कि वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल क्या होगा जिस पर प्लस और माइनस वाले लॉस का आंसर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। एंगल मांगा जा रहा है तो इसके लिए बहुत सिंपल है कि आप पहले लॉ ऑफ कोसाइन प्लस वाला चेक कर लें कि ए प्लस बी में सीधे पे सब साइन क्या आएंगी, प्लस की आएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर फिर दिए हुए एंगल में से हमें वो एंगल पिक करना है जिस पर ये दोनों रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अगर एंगल 90 ले लें तो उससे क्या होगा, cos 90 हो जाएगा 0 और ये थर्ड टर्म खत्म हो जाएगी, ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड का आंसर बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यही 90 डिग्री हम माइनस वाले में रखते हैं, फिर लॉ ऑफ कोसाइन माइनस में लगाया, इसमें 2ab cos थीटा किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। इसमें अगर 90 लेंगे तो cos 90 फिर क्या हो जाएगा, 0। और रिटर्न में आप देखें वही जवाब आ रहा है जो a प्लस बी की मैग्नीट्यूड का आ रहा है, वही a माइनस बी की मैग्नीट्यूड का आंसर आ रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा किसी और एंगल पर ये रिजल्ट कभी भी इक्वल नहीं होंगे, इसलिए इन दोनों का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, जिस पर ये जवाब क्या होगा, इक्वल होगा। तो आई होप ब्लैंक क्लियर हो गई होगी। हम चलते हैं आगे। बड़े लास्ट पेज पर आपके सामने आ गए हैं, तवज्जो रखिएगा। तो बेटा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी जा रही है डॉट प्रोडक्ट की कि ए और बी अगर दो वेक्टर्स हैं तो बताइए नीचे दी हुई तीन ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एज यू नो डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी आगे पीछे करने से डॉट प्रोडक्ट में आंसर चेंज नहीं होता कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट है। बाकी जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट को इन्होंने इक्वल कर दिया, हालांकि इक्वल नहीं होगा, और डॉट पे माइनस लगा दी, माइनस नहीं आएगी। तो इट मीन्स ये सिंपल एक प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट की। आप जब बुक से इसको पढ़ेंगे तो ब्लैंक क्लियर हो जाएगी। हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो बड़ा अगला एमसीक्यू जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको, ये रिलेटेड है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये एक टॉपिक है, तकरीबन लास्ट टॉपिक है बुक का, जहाँ पर एक एप्लीकेशन है वेक्टर प्रोडक्ट की। अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम बना रहे हो तो उन वेक्टर्स को पहले लिया जाए वेक्टर प्रोडक्ट, जब उसका आंसर आ जाए तो उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें तो उस पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा जिनकी वो साइड्स थे। यानी कुछ इस तरीके से डायग्राम बनी हुई है कि ए और बी अगर पैरेललोग्राम की साइड्स हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं थ्योरी में, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड इट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ, याद रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलता है तो इसी को 2 से डिवाइड करा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। लेकिन अभी ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर के पास पेपर्स के एमसीक्यूज सामने समझा दिए हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होंगे। नज़रें आपकी अपने एग्ज़ाम पर होंगी जो बहुत ही जल्दी आपके करीब आ रहा है। तो एक एक मिनट आपके लिए गोल्ड है, आप टाइम ज़ाया ना करें, इन एमसीक्यूज़ को पक्का करें। मैं इंशाअल्लाह ताला मज़ीद चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ आपसे शेयर करूंगा और आपका टाइम बचाने की कोशिश करूंगा कि आप सर्च करें 10 ईयर्स के अंदर, 20 ईयर्स के अंदर। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन
95 96 ईयर्स तक, यानी कि 1995 तक के पेपर्स देख लिए हैं और उनमें से हमने एमसीक्यूज़ को वेल कवर्ड कर लिया है। जिम्मेदारी अब आपकी बनती है कि आप इनको प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए और एक अच्छे अंदाज में 33 मार्क्स की तैयारी करें। इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।